हो बैठी है। और आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने वालों ने अवाम से रूखी सूखी भी छीन ली है। महंगाई की हालिया लहर कितनी खौफनाक है, आदादो शुमार के साथ चीजें आपके सामने रखेंगे। आमिर साहब आपको बताएंगे कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के दावेदार गारमेंट्स इंडस्ट्री के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। कि हम एक सनती मुल्क रहे ही नहीं, हम एक तिजारती मुल्क बन चुके हैं। मैं कहता हूं चलो इसी का फायदा उठा लो, तिजारती कर लो। उसके लिए आपको इस इलाके का इकोनॉमिक हब बनना पड़ेगा, ट्रेड हब बनना पड़ेगा। बन सकते हो, लोगों को पता था कि पाकिस्तान बन सकता है ट्रेड हब। उसकी वजह यह पूरा सेंट्रल एशिया वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे मुल्क लैंड लॉक्ड हैं, समुंदर का नामो निशान नहीं। सामान जाए तो पाकिस्तान से जाए। अफगानिस्तान तो हमारा पड़ोसी है ही है, मजबूर है बेचारा, हमसे ही मांगा तांगा करके गुजारा करेगा और हम किसी और से उनके नाम पे मांग तांग के गुजारा कर लेंगे। दूसरा रहा ईरान, ईरान पे लगी सैंक्शन। ठीक है, ये ममालिक, इनको हमारी जरूरत है। फिर एक हम बड़े होशियार हैं, शाणे, हमने क्या किया, चीन का रेगिस्तान है, वहां पे जाके सड़क जोड़ दी, बोल रहे हैं ये सीपेक बना लिया। वाह भाई, नाचो, नाच नाच। अब मसला ये है कि अब हमने सड़क तो बना दी रेगिस्तान में, जाके चीन के रेगिस्तान में जाके सड़क छोड़ दी। अब बोल रहे हैं इससे मुल्क की तरक्की होगी, नौजुबिल्ला मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। टोपी ड्रामे। चीन वाले तो वहां पे चने मुरमुरे बेच रहे हैं ना बाबा। चाइनीज इतने होशियार हैं, रेंगती चलती हर चीज को खा जाते हैं। क्या चीज हो यार, अपनी तरफ से होशियार बने हुए हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। उनकी ना सोचो, वो बड़े शाणे हैं। आप अभी चाइनीज से आपका टाकरा नहीं हुआ, जिनका हुआ है उनको बुला के आज पूछेंगे ना कि भाई कैसे लोग हैं, और उसके अलावा ये भी पूछेंगे मुल्क की तिजारत का क्या हाल है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब सईद शफीक साहब, साबिक सदस्याई, और अब सियासत का भी कुछ रंग चढ़ सा गया। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी शुक्रिया। बात कुछ ऐसी है सईद शफीक साहब कि आपके मुल्क की तिजारत और सनत की सूरत हाल तो आपके सामने है, तो अब उसके ऊपर मजीद तबसरा करने की तो जरूरत नहीं है। इसको ठीक करने के लिए आप भी कोई तड़का लगा दें किसी चीज का, क्योंकि आपको पता है इस मईशत को तो लोगों ने, वो क्या कहते हैं, उर्दू की कहावत है बड़ी मशहूर, गरीब की जोरू सबकी, सॉरी वो गलत हो जाएगा, लेकिन है तो कहावत तो है। जी सर, पाकिस्तान की मईशत को ऐसे ही लेकर चल रहा है हर कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माना था जब आपके दुश्मन को बर्बाद करने के लिए आप ट्रेडिशनल वॉर से गुजरते थे, रिवायती जंगी तरीका था। जी जी। एक ज़माने में तलवारें चलती थी, मैदान जंग होता था और उसमें आप गालिब आ जाते थे तो आप फाते होते थे। उसके बाद का जो दौर आया उसमें आप तोपें और बंदूकें लेके एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते थे। आज का जो ज़माना है वो ज़माना तब्दील हो गया। अब ट्रेडिशनल वॉर का ज़माना ख़त्म हो गया, अब इकनॉमिकल वॉर होती है। और आपने देखा बदकिस्मती हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आईं उन्होंने एडहॉकिज्म पर हुकूमत की। ये खसारा आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से चला आ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का और ट्रेड का डेफिसिट जो था ये शुरू से चला आ रहा है। उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमने कर्ज़ों पर इन्हिसार किया और आज ये हालत हो गई कि आप ऑलमोस्ट, बहुत माजरत के साथ ये मेरी ज़ाती राय है, आप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि आपकी एलसीज बैंक अब एप्लीकेशन तक आपसे रिसीव नहीं कर रहा है। एलसी खोलने की एप्लीकेशन तक बैंक आपसे रिसीव नहीं कर रहा। पहले तो ये था कि जो आप एप्लीकेशन दें तो स्टेट बैंक में फॉरवर्ड होती थी, वहाँ से अप्रूवल आती थी तो एलसी खुलेगी आपकी। अब तो बैंक एलसी की एप्लीकेशन ही आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये जो एक गैप आएगा, नहीं, हम तो वसाइल से मालामाल हैं। नहीं नाउजुबिल्ला हमारे पास, आपके यहाँ चैम्बर में जाता हूँ, लोग तकरीरें करते हैं दुनिया की हर नेमत है, नाउजुबिल्ला। नहीं, आप मेरी बात सुने, हर नेमत किसी के पास हो सकती है। की जरूरत है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा ने इस मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, मगर उसके लिए वो दिमाग भी चाहिए, वो सलाहियत भी चाहिए, वो लीडरशिप भी चाहिए। आपने जब एडहॉकिज्म पे, मतलब लोग बेवकूफ हैं, नहीं खुल के बोलते हैं आप लोगों में, एडहॉकिज्म पे हुकूमत की आपने
तो आपने अपना टेन्योर बस एक गुजारा और उसके बाद मुल्क को मजीद कर्जे जो आता था मुल्क को मजीद कर्जे की दलदल में धकेल के चला जाता था। अगर उसकी लिमिट होती है वो बस हो गई। नहीं तो अब आपके आप रिकॉर्ड इससे में तो 200 अरब डॉलर का सोना मिल गया, वो बेचो और कर्जा उतार दो। वो कोई एक दिन में थोड़ी मिलेगा आपको 200 अरब डॉलर का सोना। ये पॉइंट तो आप जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मैं आपको बताऊं इसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स जो है ना वो बहुत बुरी तरह सफर कर रही हैं। ये कर सकती हैं, ये करने वाली हैं। वजह उसकी मैं एक मोटी सी मिसाल दूं आपको। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक का एक बुनियादी प्रिंसिपल है। जब इंपोर्ट के कंटेनर पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट जो गुड्स आपकी जाती हैं उनके लिए कंटेनर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मार्केट में कंटेनर शॉर्ट होंगे। जब कंटेनर शॉर्ट होंगे, रेमिटेंसेस में आप जो फ्रेट पे करते हैं उसको कन्वर्जन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। आपने जो धड़न तख्ते की बात की थी, इंडस्ट्री का भी तो धड़न तख्ता हो रहा है, उसकी भी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। जी, इस वक्त आप देखिए हम एक बड़े ही खौफनाक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। हमारे रिजर्व जो हैं, आज की खबर है ये कि मज़ीद कम होके वो पहले 6.5 बिलियन डॉलर्स थे, वो 6.1 पे आ गए हैं। सो रिजर्व्स हमारे तेज़ी से गिर रहे हैं और हम जो है अपनी एलसीज नहीं खोल पा रहे। हमारे ये जो फूड आइटम, सोयाबीन, सब जहाज़ खड़े हुए हैं 300-400 अभी तक। उनका एक तो कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है। हम तेल नहीं खरीद रहे और बिजली नहीं बना रहे और गैस नहीं दे पा रहे क्योंकि तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये जो बड़ी लोड शेडिंग हो रही है और जो गैस नहीं आ रही, वो बिजली के जो मसाइल हैं वो क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। दूसरा है कि तेल ना मंगवाने की वजह से और उसकी वाइबिलिटी ना होने की वजह से हमारी फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बंद हो रही हैं सारी ही, जिनमें ख़ास तौर पे जिनमें गैस और तेल खाम माल के तौर पे होता है उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मगर सबसे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की बचत होती है या कमाई है, जो 25 बिलियन डॉलर के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, मेजर चंक जो है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल के अंदर भी जो सबसे बड़ा जो मेजर चंक होता है, जो पैसे वैल्यू एडिशन जो करता है, वो अपैरल सेक्टर है, कपड़े, सिले हुए कपड़े। तो वो उनके यहाँ वो बात कर रहे थे हम कि बड़ी ज़्यादा, उन्होंने कहा जी हम भी बंद होने पे आए हुए हैं और इस वक्त क्योंकि यूरोप के अंदर भी रिसेशन आ रहा है और वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। प्लस ये है कि गारमेंट्स इंडस्ट्री जो है इसका 50% जो खाम माल दरामद होता है इम्पोर्ट करते हैं, जो कि पैसे नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही, दरामद नहीं कर पा रहे हैं। और ये इसके अंदर डेनिम जीन्स का धागा, फैब्रिक, बटन, रंग, ये तुर्की, जर्मनी, जापान वगैरह से मंगवाया जाता है। मगर ये इसके लिए एलसीज नहीं खुल रही हैं, जो है बैंक्स पैसे नहीं दे रहे हैं। गमाल कर रहे हैं कि अगर डॉलर एक्सपोर्ट की जो लाजमी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं, उनको अलाउ करना चाहिए था। इन्होंने ब्लैंकेट जो है वो जो इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ तो समझ आती है, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स की तो समझ आती है। ये एक्सपोर्ट के अंदर जो खाम माल इस्तेमाल होना तो ये तो एसेंशियल आइटम्स में आ जाता है, क्योंकि ये अगर सिलसिला नहीं चलेगा तो हम इस लॉक जैम से निकल ही नहीं पाएंगे। अहमद साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में जो बैकअप सप्लाई चेन है वो ही कंप्लीट नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में, इंडिया में, उनको इंपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं है रॉ मटेरियल की, क्योंकि उनका जो है सप्लाई चेन कंप्लीट है। हमारे यहाँ सप्लाई चेन ना होने की वजह से हमें 50% प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है अगर ये 2-3 महीने और अगर लगातार ये स्टेट बैंक ने एलसी ना खोली तो अल्टीमेटली फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ये लॉन्ग टर्म में तो हमें ये सप्लाई चेन अपनी इंडिजिनस जो है उसको इवॉल्व करना पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पे, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि धड़ाधड़ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स को बहुत ड्रास्टिक जो है वो एक $5 बिलियन का बता रहे हैं कि 31 से जो है 25-26 बिलियन डॉलर पे आ रही है।